हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चौरसिया कोचिंग क्लास। मैं रामभवन चौरसिया आज आपको अपना अवहट्ट भाषा से संबंधित उनके प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाओं का बहुत ही मज़ेदार देहाती मॉडल में सार्टिक बताने वाला हूं, जो आपको आजीवन याद रहेगा। इसी तरह मैं इसके पूर्व के वीडियो में जो अपभ्रंश भाषा के प्रमुख रचनाकार और कवि हैं, जैसे स्वयंभू जी हैं, धनपाल जी हैं, सरापा और कड़हप्पा हैं, इनकी बहुत ही अच्छा सार्टिक नाम से मैंने बनाया हूं, और जो भी बच्चे उसको सुने होंगे उनके कान में आज भी गूंज रहा होगा। इसी प्रकार मैं ये भी जो हमारे अवहट्ट भाषा के जो प्रमुख रचनाकार हैं और उनकी जो रचनाएं हैं, तो इसको आपको मैं बार बार कहता हूं कि मैं याद नहीं कराता हूं, मैं आपके दिमाग में सेट कर देता हूं, और ऐसा सेट करता हूं कि आपको रास्ते में चलते रहेंगे, परीक्षा देते समय, किसी भी समय आपके दिमाग में रहेगा किसका कौन रचना है। इस तरह मैं सार्टिक बनाता हूं। मैं आपके जो मेरा ट्रिक बनाने का तरीका है वो आपके शब्दों में, मतलब उनके रचनाकार और जो है उनकी कविता है या उनका जो काव्य है, उन्हीं में से जोड़कर बनाता हूं, जिससे आपको याद करने की ज़रूरत न पड़े। अगर हमारा यह वीडियो जो अवहट्ट भाषा के प्रमुख रचनाकार उनकी रचनाओं का सार्टिक बताने वाला हूं, अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें, तथा बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ताकि हमारे सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बिना देर किए हम अपना यह अवहट्ट भाषा का तीसरा वीडियो बना रहा हूँ। यह जो मैं बता रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा उपयोगी है। जो टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी और अपर क्लास के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, उन सब के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है। और चूँकि महत्वपूर्ण होने के ही नाते मैं इसको बना रहा हूँ, और यहाँ से प्रश्न बहुत आता है परीक्षाओं में, जो आप सोचते हैं कि ये कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गया। तो और जो मैं बना रहा हूँ बहुत ही अध्ययन करके बनाया हूँ, बहुत ही खोज करके बना रहा हूँ, क्योंकि कहीं मैंने देखा भी तो सभी जो अवहट्ट भाषा के प्रमुख रचनाकार हैं, उनका सब जगह नाम नहीं मिलता है। अगर नाम मिलता है तो उनकी रचनाएं नहीं मिलता है, रचना मिलता है तो उनका नाम नहीं मिलता है। तो इस प्रकार मैंने सबको मतलब मिला करके एक सभी प्रमुख रचनाकारों के अवहट्ट भाषा के जो हैं उनका मैं इसमें सबमिट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं, मैं अब ज़्यादा समय नहीं लेकर के बहुत ही शॉर्टकट में ये वीडियो बनाने वाला हूँ। बस उसके बाद आप देखिए, यहाँ देखिए क्रम, संख्या, रचनाकार, रचनाएं और सार्टिक है। ठीक है, आप जब हमारे बताने पर आपको समझ में आ जाए तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि मैं जब आगे इसके विषय में पढ़ाऊँगा किसी भी के कवि का नाम आ जाएगा, किसी के रचनाकार का नाम आ जाएगा, तो मैं आपसे पूछ सकता हूं कि जैसे संदेश रासय हैं तो इनका कौन कवि हैं, उक्ति व्यक्ति प्रकरण है तो इनका कौन है लेखक कवि, या मैं इस तरह कह दूंगा अब्दुल रहमान का क्या है रचना या उनका काव्य क्या है, दामोदर पंडित का क्या है, ज्योतिषर ठाकुर का क्या है, वर्ण रत्नाकर किसकी रचना है। इस प्रकार मैं उल्टा पलटा पूछूंगा और उल्टा पुल्टा इस नाते पूछूंगा कि ऐसे ही प्रश्न पेपर में आते हैं। तो लेकिन मैं जब एक बार बता दूंगा तो आप भूलेंगे नहीं, और उसको मैं बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए लिखा है अब्दुल रहमान। मैं आपके इसके पूर्व के वीडियो में बता चुका हूँ कि अब्दुल रहमान का दो नाम है। एक कहीं कहीं अद्दह माड़ भी आता है। क्या क्या आता है? अद्दह माड़ भी, मतलब अब्दुल रहमान का दो नाम है। कहीं कहीं अद्दह माड़ भी आता है और कहीं कहीं अब्दुल रहमान भी आता है। इसी प्रकार इनकी रचनाओं में भी दो दो नाम आता है। एक ही नाम है रचना का भी और एक ही इनका नाम भी है, लेकिन इनका भी इनका नाम भी दो है और इनकी रचना में भी दो है। जैसे मान लीजिए इनकी जो प्रमुख रचना है स्नेह रासय है, और कहीं कहीं पर संदेश रासक भी आ जाता है। तो आदमी डिस्टर्ब हो जाता है कि मैंने संदेश रासय तो पढ़ा है, लेकिन संदेश रासक किसका है तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। उसी तरह कहीं कहीं आ जाता है कि संदेश रासक के जो प्रमुख रचनाकार हैं, मान लीजिए अद्दह माड़ आ गया तो कहेंगे अद्दह माड़ तो मैंने सुना नहीं, अब्दुल रहमान नाम सुना है। या आ गया आपने अद्दह माड़ नाम सुना और अब्दुल रहमान आ गया। तो एक तरह से अब्दुल रहमान कहीं कहीं मैंने इस तरह देखा है, और कहीं कहीं अब्दुल रहमान दूसरे तरह भी लिखाता है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे कहीं कहीं
इस तरह अब्दुर रहमान लिखा है, अब्दुर रहमान। इस तरह कहीं कहीं इनका नाम है, कहीं कहीं इनका नाम जो है अब्दुर रहमान अलग अलग है, और कहीं कहीं इनका नाम जो है विद्यालय वाला जो द होता है वो वाला है अद्दह माड़, ठीक है, ये जो उड़य होता है। तो इस तरह इनका 3 नाम है, और इनकी जो प्रमुख रचना है ये भी इसका 2 नाम से है। कहीं कहीं इनका आता है संदेश रासय, और कहीं कहीं आता है संदेश रासक, ठीक है। इस तरह से इनकी चीज़ एक ही है ये भी, और ये सब मिलाकर एक ही हैं, लेकिन जो है इस तरह से इनका जो है इनकी रचना का कहीं कहीं नाम संदेश रासय आता है, और कहीं कहीं संदेश रासक आ जाता है, कहीं कहीं अब्दुर रहमान नाम है, कहीं कहीं अब्दुर रहमान है, कहीं अद्दहमाड़ नाम है, ठीक है। तो ये आप लोग को मैं इस नाते बता दिया कि जो है आप लोग दिग्भ्रमित मत होइएगा। अब इनका जो ट्रिक है मैं उसको बताने जा रहा हूँ, जो मैं एक बार ट्रिक पहले पढ़ दूंगा तो उसके बाद इसकी व्याख्या कर रहा हूँ। अब्दुर रहमान ने स्नेह या भाईचारा का संदेश पूरे देश को दिया। अब्दुर रहमान ने स्नेह या भाईचारा का संदेश पूरे देश को दिया, जो सभी को रास आया, जो सभी को रास आया। मतलब ये है कि आप जो है यहाँ पर देखिए अब्दुर रहमान जी जो है, अब्दुर रहमान जी जो है की प्रमुख रचना क्या है? संदेश रासय, ठीक है। अब्दुल रहमान जी का प्रमुख रचना क्या है? संदेश रासय। आप यहाँ याद करेंगे कि जो है अब्दुल रहमान जो है हमारे जो है हम लोग जैसे हिंदू हैं, ये हमारे मुस्लिम भाई हैं, ठीक है। यहाँ मैं जाति वाला बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भाईचारे की बात ज़रूर करूँगा। तो चूँकि ये अब्दुल रहमान जो है एक मुस्लिम वर्ग से आते हैं, हमारे भाई हैं, और इन्होंने जो लिखा वो जो है अवहट्ट भाषा में लिखा संदेश रासय, ठीक है। तो जैसे हमारे यहाँ रस खान जी हैं, ये भी हमारे मुस्लिम भाई थे। रहीम दास जी थे, ये भी हमारे क्या थे? मुस्लिम भाई थे, मुस्लिम कवि थे। तो इन्होंने भले जो है मतलब मुसलमान वर्ग से आते हैं, लेकिन उस समय जो है ये लोग जो है एकदम हिंदी भाषा में लिखते थे। वो भाईचारा इन्होंने देश में पैदा किया, और उसी का देन है कि हम लोग जो है गंगा जमुनी तहजीब से जो है बिलोंग करते हैं, और भारतीय संस्कृति जो हमारी है, कल्चर जो है वो जो है गौरवान्वित हुई। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो गैर वर्ग के हैं, इन्होंने जो है क्या संदेश दिया हमको? जो है ये भाईचारा का संदेश दिया। क्या संदेश दिया? भाईचारा का संदेश दिया। भाईचारा का संदेश। कौन संदेश दिया? भाईचारा का। इसी में आप जो है क्रम में आते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी भी आते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी जी आते हैं। तो ये भी जो ये सब क्या हैं? रस खान जी, रहीम दास जी, मलिक मोहम्मद जायसी जी। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो थे आदि कालीन कवि थे। रस खान, रहीम और कबीर दास जी जो थे भक्तिकालीन कवि थे। उसी प्रकार अवहट्ट भाषा में जो है, किस भाषा में? अवहट्ट भाषा में जो प्रमुख जो है कबीर दास भी कह सकते हैं, उनको रस खान भी कह सकते हैं, रहीम दास जी भी कह सकते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी भी कह सकते हैं। तो अवहट्ट भाषा में जो प्रमुख रचनाकार थे, जिस प्रकार जो है भक्ति काल में रस खान जी, रहीम दास जी थे, मलिक मोहम्मद जायसी रहे हैं, तो उसी प्रकार जो है अवहट्ट भाषा में जो प्रमुख कवि रहे हैं, अवहट्ट भाषा की विद्यापति के बराबर उनकी जो है तुलना और उनको महत्व दिया जाता है उस समय अवहट्ट भाषा में उनका। तो वो जो है उस समय हमको हमारे देश को कौन सा संदेश दिए? भाईचारा का उन्होंने हमें संदेश दिया, ठीक है। और भाईचारा में हमको रहना भी चाहिए, सांप्रदायिक सौहार्द बना के रहना चाहिए। तो ये जो है भाईचारा जो संदेश है, ये संदेश से आप पकड़ लेंगे कि जो अब्दुल रहमान की प्रमुख रचना है स्नेह रासय है। अब यहाँ देखिए स्नेह भी है, कहीं कहीं जो है इनकी रचना में स्नेह भी आ जाता है, संदेश रासय, संदेश रासक, और कहीं कहीं इनकी रचना का नाम स्नेह रासक भी है, स्नेह रासक, ठीक है। तो संदेश किसका दिया? स्नेह का संदेश दिया। किसका उन्होंने संदेश दिया? स्नेह। मतलब आप हम देशवासी कैसे रहें? प्रेम से रहें, भाईचारा में रहें, स्नेह में रहें, आपसी जो है सांप्रदायिक सौहार्द और आपसी स्नेह बना कर रहें,
ठीक है। तो ये जो आपका ट्रिक है इसी पर है कि जो है इसमें कोई भाई हमारे बुरा नहीं मानेंगे, जो है एक ट्रिक है। इस ट्रिक के लिए मैं आपको याद धराने के लिए जो है इस तरह दिमाग से बता रहा हूँ। तो ये जो है अब्दुल रहमान की कौन सी रचना हो सकती है, जो है स्नेह रासक हो सकती है। कौन हो सकती है, स्नेह मतलब रासक। इन्होंने स्नेह मतलब हमको स्नेह सिखाया। क्या सिखाया, स्नेह का संदेश दिया। किसका संदेश दिया, स्नेह का संदेश, जो देशवासियों को रासक, इसके बाद रासक आता है, रासक मतलब रास से आया, मैंने अच्छा लगा। तो अब्दुल रहमान ने जो अवहट्ट भाषा में हमको स्नेह और का संदेश दिया, वो पूरे देशवासियों को क्या आया, रास आया, पसंद आया। ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो है कि जो स्नेह रासक है और संदेश रासक है, एक किसका रचना हो सकती है, अब्दुल रहमान जी का। शायद आप लोगों को याद हो गया होगा। और ये दिमाग में सेट रखिएगा कि स्नेह और संदेह शब्द जब आ जाए और रासय भी आ जाए, मतलब रास से आना, तो जान लीजिए कि कौन संदेश और स्नेह का जो संदेश दिए, अब्दुल रहमान जी ने दिया। कौन दिया, अब्दुल रहमान जी ने दिया। और वो हमारे देश में प्रेम और भाईचारा बनाकर रहने के लिए, और इनका ये जो संदेश था वो पूरे देशवासियों को रास आया। फिर अवहट्ट से जो है फिर जो है आदिकालीन में मलिक मोहम्मद जायसी जी ने वही संदेश दिया। फिर भक्तिकालीन में रस खान और जो है रहीम दास जी ने वही संदेश दिया, कबीर दास ने वही संदेश दिया। तो ऐसे हमारे जो है ये हैं, जैसे हमारे यहाँ दयानंद सरस्वती जी हुए, राजा राम मोहन राय जी हुए, ये सब जो है प्रेम का ही संदेश उन्होंने दिया। आगे देखिए दूसरा ट्रिक, दामोदर पंडित। देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा होगा दामोदर पंडित। इनकी जो प्रमुख रचना है उक्ति व्यक्ति प्रकरण है। इनके प्रमुख रचना का क्या नाम है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण है। ठीक है। और नाम क्या है, दामोदर पंडित। ठीक है। अब इनका जो मैं ट्रिक बनाया हूँ वो आप लोग जो है याद करने के लिए, ट्रिक में आप लोग जो है थोड़ा असमंजस में मत रहिएगा कि मैं जो है थोड़ा इधर उधर बताऊंगा तो आप लोग दिमाग में मत रखिए। क्योंकि ट्रिक है, इस नाते आपको दिमाग में सेट कराना है, तो उसमें अगर कोई त्रुटि भी होगी तो उसका मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो यहाँ लिख रहा है दामोदर पंडित, फिर जो है यहाँ है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। तो मैंने जो इसका ट्रिक बनाया है उसको आप लोग देखिए। दामोदर शब्द हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री वर्तमान में के नाम में आता है। जो दामोदर शब्द है ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री, मतलब जो इस समय वर्तमान में सम्मानीय हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनका नाम क्या है, पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी। उनका क्या नाम, पूरा नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, इनके नाम के बीच में एक शब्द आता है दामोदर। क्या शब्द आता है, दामोदर शब्द आता है। तो यहाँ देखिए हम लिख दे रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री जो हैं उनका क्या नाम है, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। ठीक है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी का नाम है। और जो दामोदर पंडित जी हैं उनकी रचना का नाम है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ठीक है। तो यहाँ देखिए व्यक्ति लिखा है और दामोदर भी लिखा हुआ है। तो जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, मतलब जो हमारे प्रधानमंत्री हैं जी हैं वर्तमान में, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। तो उनका जो नाम हम जो है व्यक्तिगत जो है व्यक्ति विशेष व्यक्ति हैं वह, तो इस नाते उनका ज़्यादा हम चर्चा भी नहीं करेंगे, क्योंकि वह जो है व्यक्ति विशेष प्रकरण है। क्या है, व्यक्ति विशेष प्रकरण है। यहाँ पर हम अगर हम थोड़ा विच्छेद करते हैं तो हो जाएगा व्यक्ति विशेष प्रकरण। क्या हो जाएगा, व्यक्ति विशेष प्रकरण। तो हम सामान्य जन की तो बात कर सकते हैं, लेकिन अब प्रधानमंत्री जी का बात नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो व्यक्ति विशेष प्रकरण है। यह उनका जो नाम है वह क्या है, व्यक्ति विशेष प्रकरण में ही नाम उनका लिया जा सकता है। इस नाते जो है जो ये और उनकी उक्ति जो है जब भी वो बोलते हैं वो हरदम नहीं बोलते हैं, जब मतलब ज़रूरत रहता है जहाँ बात करने वहीं वो बोलते हैं, क्योंकि हर आदमी हर वक्त बोलता नहीं है।
तो उक्ति व्यक्ति मतलब जब वो विशेष आवश्यकता रहेगा तभी विशेष व्यक्ति बोलेगा। तो इस नाते हम इस ट्रिक में ज़्यादा न बात करेंगे, क्योंकि यह व्यक्ति विशेष प्रकरण है, और जब व्यक्ति विशेष प्रकरण है तो उसमें जो है हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो इस नाते क्योंकि ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी के नाम इसमें आता है, तो इस नाते जो है यह जो है व्यक्ति विशेष बात हो गई, और व्यक्ति विशेष बात का जो है हम जो है ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकते। इस नाते जो है जो इसकी रचना इसी में है कि जैसे मान लीजिए आ गया दामोदर पंडित। तो दामोदर पंडित जी मतलब यहाँ जो हमारे दामोदर शब्द आ रहा है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। तो इनका जो रचना होगा वह व्यक्ति विशेष रचना होगा। क्या होगा? व्यक्ति विशेष प्रकरण है, और व्यक्ति विशेष व्यक्ति का जो उक्ति होता है उसको हम जो है हर बार बात में नहीं ले सकते। तो इस नाते इनका जो रचना होगा वह होगा उक्ति व्यक्ति प्रकरण। क्या होगा? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया। जब दामोदर शब्द आएगा तो आप जान लेंगे कि दामोदर हमारे प्रधानमंत्री जी का नाम है, और यह व्यक्ति विशेष नाम है। क्या नाम है? व्यक्ति विशेष प्रकरण है। इस नाते क्लियर है कि जो दामोदर जी का रचना है वो उक्ति व्यक्ति प्रकरण ही होगा। ठीक है, क्लियर होगा। आगे आप देख सकते हैं तीसरा है विद्यापति। इनका सार्टिक बहुत ही शार्ट है और बहुत ही आसान भी है, तो इस नाते इनमें ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा, क्योंकि जो प्रधानमंत्री जी का था दामोदर वाला वो व्यक्ति विशेष प्रकरण था। इस नाते उस पर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं किया हूँ। अब्दुल रहमान का जो है संदेश राशक है, तो ये आपको मैं ज़्यादा व्याख्या करके बताया हूँ। और उसके बाद आपका जो तीसरा है वो है विद्यापति का कीर्ति लता। यहाँ आप देख सकते हैं विद्यापति की 3 प्रमुख रचना है। सब में कीर्ति आगे आया है, पहले आया है कीर्ति लता, कीर्ति पताका और कीर्तिकाल। ठीक है, तो यहाँ हम उठाएंगे सबसे पहले विद्या। क्या लेंगे? विद्या। तो कहा ही गया है कि विद्या जो है विद्या की पूजा हर जगह होती है। विद्या में का जो मालिक होता है, जो विद्वान होता है, उसकी सर्वत्र पूजा होती है। तो उसकी जो विद्या का पति होता है मतलब विद्वान व्यक्ति होता है, जो है विद्वान सर्वत्र पूज्यते कहा भी जाता है संस्कृत में, कि विद्वान का जो है सर्वत्र पूजा होता है। वो चाहे किसी भी जो है वस्त्र में रहे, कैसा भी रहे, लेकिन उसकी पूजा हर जगह होती है। तो जो विद्या का पति मतलब विद्वान होगा, गुणवान होगा, धनवान भी हो सकता है, तो ऐसे लोगों की जो है कीर्तिलता क्या होता है? चहुदिश मतलब चारों ओर फैलती है। ठीक है, उसकी कीर्ति पताका जो है विश्व में फैलती है, और उसकी कीर्ति काल में भी फैलती है, और कुछ उसके न रहने पर भी फैलती है। तो उसके जो विद्यापति जो थे, विद्या के पति मतलब विद्वान थे, और हट्ट भाषा के जो प्रमुख कवि हैं, उनकी पताका तो उनके कीर्ति काल में भी जो है फैला। उनकी पताका जो यश की पताका मतलब होता है यश कीर्ति, तो उनकी जो विद्यापति जी थे उनकी जो पताका है यश की कीर्ति, जो विख्यात रूप में प्रसिद्ध हुए, तो उनकी जो कीर्ति लता थी उनके काल में भी फैली, और कीर्ति पताका उनका जो यशोगान था पूरे विश्व में फैला, और उनकी कीर्तिकाल उनके काल में भी फैला। तो इस प्रकार से आप याद कर लेंगे, ये आपको याद होगा। पहली बात तो यही जान लीजिए कि विद्यापति मतलब जो होता है विद्या का पति का जो कीर्ति होता है वो उनकी कीर्ति लता चहुदिश फैलती है, उनकी कीर्ति पताका हर जगह फैलती रहती है, और उनकी कीर्ति काल में भी फैलती है और उसके बाद भी फैलती है। ये सार्टिक आपको याद हो गया होगा। फिर अब उसके बाद है रोड कवि। रोड कवि का जो प्रमुख रचना है राउरबेला। यहाँ कोष्ट में आप देख लीजिए लिखा है चंपू काव्य प्रणेता। चंपू काव्य क्या होता है? एक बार हम लोग परीक्षा देने गए थे, उसमें प्रश्न आ गया था कि चंपू काव्य क्या है। तो चंपू काव्य का मतलब होता है वह काव्य
जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिलाकर के रचना की गई हो, उसे जो है क्या कहते हैं, चंपू काव्य कहते हैं। तो इसको दिमाग में रखिएगा, कभी प्रश्न आ जाता है कि चंपू काव्य किसे कहते हैं, तो चंपू काव्य का मतलब होता है जिस रचना में गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण हो, ऐसी रचना को चंपू काव्य कहते हैं। ठीक है, चंपू काव्य मतलब ऐसी रचना जिसमें गद्य व पद्य दोनों का मिश्रण हो। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये बहुत छोटी चीज़ होता है, आ जाता है प्रश्न। अब आगे चलते हैं। देखिए, रोड कवि की प्रमुख रचना है राउरबेला। मैंने इसका ट्रिक बनाया है। रोड छाप कवि रोड पर किसी का वेल तोड़ लेते हैं या रोड पर वेल निहारता है, अज्जल गगरी छलकत जाए, रोड छाप कवि अपनी बेल घंटी बजाता बड़बड़ाता जाता है। तो कहने का मतलब है, यहाँ देख लीजिए पहले रचना और उनके रचनाकार। तो कवि जो है उनका नाम है रोड कवि। क्या नाम है? रोड कवि। इनकी प्रमुख रचना है राउरबेल। कौन रचना है? राउरबेल। जो प्रमुख कवि हैं वो कौन है? रोड कवि जी हैं। अब यहाँ पर आप रोड उठाइएगा और यहाँ पर बेल उठाइएगा। बेल मतलब दो होता है। बेल में आप एक अंग्रेजी में ले सकते हैं और एक हिंदी में भी ले सकते हैं। बेल मतलब होता है एक बेल, यहाँ वेल है लेकिन आप इसको बेल लीजिएगा। बेल मतलब एक बेल जो है नाम का पेड़ भी होता है, जिसमें बड़ा बड़ा बेल जो है फड़ता है, जो ठंडी के महीने में लोग रस पीते हैं, उसका जूस पीते हैं। तो बेल हो गया। और दूसरा बेल आप घंटी से लेते हैं, अंग्रेजी में बेल से आप ले सकते हैं। ठीक है, तो बेल मतलब ये घंटी होता है। तो जो रोड का आदमी होता है, रोड पर जो कभी जाएगा उसको प्यास लगेगा, भूख लगेगा, तो वो कहाँ पानी पिएगा, कहाँ भूख लगेगा, कहाँ भोजन हो पाएगा। तो उसको नहीं, तो भाई जानते हैं कि वो जो है रोड पर चल रहा है, तो नहीं कुछ मिला तो देखा पेड़ पर जो है बेल फरा हुआ है, तो बेल को देख करके जो है वो पूछता है कि यह बेल राउर मतलब होता है आप कहते, राउर मतलब आप होता है। तो हमारे भोजपुरी में राउर को आप कहते हैं कि यह बेल आपका है, और मतलब राउर बेल, ये किसका बेल है? राउर का बेल है, मतलब आपका बेल है। तो अगर अगला कहेगा हाँ हमारा बेल है, तो कहेगा ठीक है, हमको प्यास लगा, हमको भूख लगा है और हमको दे दीजिए। तो वो जो है वह बेल वो पा जाता है और उसके बाद जो है खा लेता है, अपना तृप्ति कर लेता है। दूसरी बात, अगर आधुनिक युग में आते हैं, तो आधुनिक युग में मान लीजिए कि वो रोड छाप कवि है, रोड पर जा रहा है, उसको कोई प्यास और भूख लगी, तो वो कहाँ जो है पाएगा। तो आज के ज़माने में जान रहे हैं कि मतलब जो है आधुनिक ज़माना चल रहा है कि घर के आगे जो है द्वार पर घंटी लगी हुई रहती है। तो घंटी क्या करता है, आदमी दबाता है तो टन 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 की आवाज़ आती है, तो केवाड़ी खुलता है। उसके बाद जो है कोई पूछता है कि आप राउर कौन हैं? आप राउर मतलब आप होता है। राउर मतलब बहुत ही सम्मानित शब्द है। राउर मतलब हमारे यहाँ आप कहा जाता है, बहुत सम्मानित शब्द है कि राउर कौन हैं आप, मतलब आप कौन हैं। तो अगला बताता है कि मैं रोड छाप कवि हूँ और मुझको प्यास लगा है, मुझको भूख लगा है, तो वो जो है उसको पानी दाना देता है, उसका सेवा सत्कार करता है। तो इस प्रकार से आप याद कर लीजिएगा कि रोड कवि का मतलब होता है, रोड कवि जब भी आ जाएगा तो आप समझ लीजिए राउर बेल, मतलब वो बेल खाने वाला कवि है, बेल तोड़ने कर मतलब लेने वाला कवि है। लेकिन वैसे नहीं, मतलब पूछ कर, राउर मतलब राउर का है, आपका है, इस तरह पूछ करके वो मतलब तोड़ लेता है, खाता है। तो इस प्रकार से आपको याद हो गया होगा कि रोड कवि की जो प्रमुख रचना है वो क्या हो सकती है? राउर बेल। रोड कवि की प्रमुख रचना क्या होगा? राउर बेल, माने आपका बेल। ठीक है, यह आपका बेल है कि दूसरे का, किसी का बेल है। अभी मान लीजिए हम तोड़ लें तो कोई हमको मारने पीटने लगे, तो ऐसा हम करेंगे नहीं। तो वो पूछ रहा है राउर बेल मतलब किसका बेल है, आपका है कि या किसी दूसरे का है? तो वो बताएगा नहीं नहीं हमारा ही है, आप तोड़ के खा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो हमको यह रचना याद हो गया। रोड कवि की जो प्रमुख रचना का है राउर बेल है। ठीक है, उसके बाद देखिए लास्ट में लिखा है जैन दत्त सूरी। इनकी प्रमुख रचना है उपदेश रसायन। इनकी प्रमुख रचना क्या है? उपदेश रसायन। तो यहाँ पर मैंने जो ट्रिक बनाया है, जिनसे जैन धर्म के लोग बहुत सूरवीर होते हैं, वे जहाँ जाते हैं वहाँ जैन धर्म का उपदेश रसायन पिलाते हैं। ये भी ट्रिक उसी प्रकार से है। यहाँ जो पहले आप प्रमुख रचना का देख लीजिए, रचनाकार का नाम का है जैन दत्त सूरी। इनकी जो प्रमुख रचना है उपदेश रसायन है, उपदेश रसायन है। इनकी प्रमुख रचना क्या है?
उपदेश रसायन है। ठीक है, तो जो जैन दत्त सूरी हैं इनकी प्रमुख रचना क्या है? उपदेश रसायन है। तो बात वही पड़ रहा है जिस प्रकार जो है अब्दुल रहमान जी हैं तो उन्होंने क्या लिखा? संदेश रासक लिखा, स्नेह रासक लिखा। उसी प्रकार एकदम सेम टू सेम में भी है। जैन मतलब आप जैन धर्म ले सकते हैं। जैन से आप क्या लेंगे? जैन धर्म। और जैन धर्म को लोग क्या देते हैं? उपदेश देते हैं। उपदेश का और रसायन मतलब तत्व, रसायन मतलब तत्व, एलिमेंट मतलब रसायन का मतलब तत्व होता है एलिमेंट। ठीक है, तो तत्व क्या होता है? जैसे धर्म का तत्व, ज्ञान का तत्व, ठीक है, बोध तत्व। तो इस प्रकार से वो देते हैं। तो जैन धर्म के लोग जहाँ भी गए वो क्या देते हैं? उपदेश देते हैं। उपदेश का रसायन पिलाते हैं, मतलब उपदेश का तत्व पिलाते हैं उनको। तो इस प्रकार आप याद रखिएगा, जैन दत्त मतलब जैन को लोग देते हैं, क्या देते हैं? उपदेश देते हैं। और उस उपदेश से लोग क्या होते हैं? सूर बनते हैं, मतलब वीर बनते हैं, पहलवान बनते हैं। किस में? ब्रह्मचर्य में। ठीक है, तो ब्रह्मचर्य जो है बहुत ही, जो उसके अंदर ब्रह्मचर्य है, जैसे हनुमान जी हमारे हैं तो ब्रह्मचर्य है, लेकिन उनके बराबर कोई पहलवान और बलवान कोई नहीं है। तो इसी प्रकार जो जैन दत्त सूरी मतलब जैन धर्म के लोग जो उपदेश देते हैं, जो रसायन पिलाते हैं, उससे लोग आत्मिक बलवान बनते हैं, आध्यात्मिक बलवान बनते हैं। तो इस सूरी से आप इस शब्द ले सकते हैं। तो ये आपको याद हो गया होगा कि जैन दत्त सूरी, सूरी माने पहलवान, दत्त माने देना, और जैन मतलब जैन धर्म। जैन दत्त सूरी माने जैन धर्म के लोग क्या देते हैं? संसार में घूम घूम करके उपदेश का रसायन पिलाते हैं, जो जिससे व्यक्ति जो है उसका आध्यात्मिक और आत्मिक पावर बढ़ जाता है और वो जो है सूर बन जाता है, मतलब वीर बन जाता है। सूर का एक दूसरा अर्थ क्या है? वीर भी है। ठीक है, ये मैं आपको मतलब शॉर्ट टिक बता रहा हूँ, और हमारे शब्दों में कोई त्रुटि होगी तो जो है उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूँ। इसके बाद ज़्यादा नहीं, 2 लोग और हैं और उनका मैं शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ। एक हैं शालिभद्र सूरी, इनकी जो प्रमुख रचना है बाहुबली रास है। इनकी जो प्रमुख रचना है, कौन रचना है? बाहुबली रास है। और मैंने जो शॉर्टकट बनाया हूँ उसको आप देख लीजिए। शाली और बाली, यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ लिखा है शाली और दूसरा लिखा है बाली। बाली नहीं है, बली है, लेकिन बाली समझिएगा। यहाँ शाली लिखा है, यहाँ बाली लिखा है। शाली और बाली, बाली मतलब बली, समानार्थक शब्द है। पहली बात तो आप दोनों ये उठाइएगा, दोनों शब्द में क्या आ रहा है? शाली और बाली आ रहा है। तो पहली बात तो यही पकड़ा जा रहा है कि इनकी प्रमुख रचना क्या है? शालिभद्र सूरी की जो प्रमुख रचना है बाहुबली रास है। तो मैं यहाँ लिख कर दिखा दे रहा हूँ आपको। शालिभद्र सूरी, इनका प्रमुख रचना क्या है? बाहुबली रास। ठीक है, अब इसको हम याद कैसे करेंगे? शालिभद्र सूरी और बाहुबली रास, इनकी जो प्रमुख रचना, इसको याद कैसे करेंगे? तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा है शाली और यहाँ लिखा है बली। क्या लिखा है? बली। तो बली अगर ध्यान से न देखा जाए तो बाली दिखाई दे रहा है। अगर ध्यान से देखेंगे तो बली होगा, लेकिन अगर अचानक में कच्चे में देखें तो आपको शाली जैसे दिखाई दे रहा है, उसी तरह बाली। जैसे शाली ये है आपका और ये क्या है? बली। ठीक है, तो इस तरह से पहला ट्रिक हमको मिल गया कि जो शालिभद्र सूरी है उनका जो प्रमुख रचना होगा बाहुबली रास होगा। अच्छा, दूसरी बात देखिए इसमें और है कि यहाँ सूरी शब्द है। सूर मतलब वीर, मैंने आपको बताया है, और यहाँ बाहुबली। ठीक है, तो जो सूर लोग होते हैं मतलब वीरवान लोग होते हैं। सूर मतलब आप जानते हैं, सूर मतलब क्या होता है? वीर व्यक्ति। तो वीर व्यक्ति क्या होता है? बाहुबली होता है। क्या होता है? बाहुबली। ठीक है, तो बाहुबली तो इसमें आ ही गया। हमारे यहाँ इस समय एक पिक्चर चल रहा है बाहुबली नाम का, जो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ है। ठीक है, आप जानते होंगे बाहुबली। तो बाहुबली जो है, जो मतलब पिक्चर है, तो उसमें जो है कौन लोग, जो उसमें नायक है वो क्या है? बहुत सूरवीर है। जो नायक है वो क्या है? बहुत शीर है, और वो भद्र भी है। क्या है? भद्र मतलब वो अच्छा आदमी है। मतलब भद्र मतलब होता है साधारण व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति को हम भद्र कहते हैं। तो जो बाहुबली का नायक है वो कैसा है? बहुत ही भद्र है और शूरवीर भी है। ठीक है, तो इससे हम पकड़ लेंगे कि जो शालिभद्र सूरी है उसकी जो प्रमुख रचना है बाहुबली रास है। ठीक है, और रास का मतलब आप ही जान रहे हैं कि रास मतलब रास आना, मतलब अच्छा लगना। तो बाहुबली क्या होता है?
जो बाहुबली का नायक है वो बहुत ही अच्छा लगता है सबको, उसको देखने जो उसका कार्य है, नायकत्व है, जो उसकी अच्छाइयाँ है, उसको देख करके सबको बाहुबली में क्या आता है, रास आता है, अच्छा लगता है। तो आप इससे पकड़ लेंगे कि साल भद्र सूरी की जो प्रमुख रचना है क्या है, बाहुबली रास है। तो साली से पहले पकड़िएगा बाली, फिर भद्र से मतलब अच्छा नायक, और सूर मतलब नायक होता ही है, तो वह नायक जो खलनायक नहीं है, भद्र है मतलब अच्छा नायक है। भद्र सूरी मतलब बाहुबली, ठीक है, जो सबको रास आता है। तो इस प्रकार से आपको ये ट्रिक पकड़ में आ गया होगा कि साली भद्र सूरी की प्रमुख रचना क्या होगी, बाहुबली रास, ठीक है, क्लियर। उसके बाद देखिए लास्ट हमारा जो है प्राकृत पैंगलम, इसके जो प्रमुख रचनाकार हैं बंशीधर हैं। क्या हैं, बंशीधर हैं। इनका जो ट्रिक मैंने बनाया है कि प्राकृतिक वाद्य मतलब बंसी बहुत ही कर्णप्रिय ध्वनिदायक होता है, जिसको भगवान कृष्ण यानी बंशीधर बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो प्रमुख रचना है प्राकृत पैंगलम है, प्राकृत पैंगलम, इनकी जो ये आपका जो है रचना है, और इसको जो ये लेखक हैं बंशीधर हैं। क्या हैं, बंशीधर जी हैं, ठीक है। तो यहाँ जो है देखिए प्राकृत लिखा है, क्या लिखा है, प्राकृत। तो जो प्राकृतिक वाद्य है बंसी, यहाँ देखिएगा बंसी मतलब क्या है, बंसी एक वाद्य है, वाद्य मतलब संगीत में जो बजाया जाता है, वाद्यंत्र है, ठीक है। बंसी क्या है, एक जो है वाद्यंत्र है जो बजाया जाता है मुँह से, ठीक है, जो भगवान कृष्ण को जो है बहुत ही प्रिय है, और भगवान कृष्ण का एक नाम जो है क्या है, बंशीधर भी है। भगवान कृष्ण का एक नाम क्या है, बंशीधर भी है। तो यहाँ पर देखिए बंशीधर प्राकृत पैंगलम, तो प्राकृत से आप उठा लीजिएगा कि जो प्राकृत मतलब है, जो बंसी क्या है, प्राकृतिक वाद्यंत्र है। कौन वाद्यंत्र है, प्राकृतिक वाद्यंत्र, ठीक है। तो प्राकृतिक वाद्यंत्र कौन है, बंसी है, और बंसी को कौन धारण करता है, बंशीधर धारण करते हैं, और भगवान कृष्ण का क्या एक नाम, दूसरा नाम क्या है, बंशीधर भी है। तो इस प्रकार से प्राकृतिक पैंगलम से आप पकड़ लीजिएगा कि बंशीधर जो हैं ये इनके रचनाकार हैं, और इनकी प्रमुख रचना जो है क्या है, प्राकृतिक पैंगलम है। तो अगर आप लोगों को यह मेरा वीडियोज़ अब अवहट्ट भाषा के प्रमुख रचनाकार उनके कवि की जो मैंने शार्ट ट्रिक बनाया है, अगर आपको अच्छा लगा तो आप अपने मित्रों दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, तथा अपना आत्मिक कमेंट हमारा उत्साहवर्धन ज़रूर कीजिएगा, जिससे मैं आगे भी इसी तरह का देहाती मॉडल में मज़ेदार ट्रिक बनाता रहूं, और अपना जो कोर्स है उसको मैं उत्साहपूर्वक हौसला से बनाता रहूं। धन्यवाद।